हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th के चैप्टर 15 और इन्वायरमेंट को स्टार्ट करेंगे। वीडियो लेक्चर के दौरान मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, मतलब जिस पे से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए आप वीडियो लेक्चर को पूरा देखें। स्टार्ट करते हैं। और इन्वायरमेंट जैसा कि आपको पता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में जो भी चीज़ हो उसका क्या होती है, इन्वायरमेंट होती है। मतलब एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इज़ नोन एज इन्वायरमेंट। हमारा इन्वायरमेंट है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो मेरे सराउंडिंग में जो भी अदर ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, कैट है, डॉग है, या फिर मेरे सराउंडिंग में जो भी नॉन लिविंग मटेरियल्स हैं वो सभी मेरा इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं। वो सभी मेरे इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं। ऐसे ही अगर आप अपना एग्जांपल लें तो उसके अंदर जो भी आपके सराउंडिंग में है, चाहे वो कोई लिविंग थिंग है, चाहे वो कोई नॉन लिविंग थिंग है, वो सभी क्या क्रिएट करती हैं, आपका इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं। तो इन्वायरमेंट के अंदर दो टाइप के कंपोनेंट्स हैं, लिविंग कंपोनेंट। एग्जाम्पल के लिए जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सभी क्या हैं, लिविंग कंपोनेंट है इन्वायरमेंट का। और सेकंड इज द नॉन लिविंग कंपोनेंट। नॉन लिविंग कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमारी एयर है, वाटर है, सॉइल है। ये सभी जो हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं जो इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं। इसके साथ ही आपने इन्वायरमेंट के बारे में सुना होगा अपने सराउंडिंग में कि जैसे पीपल्स बोलते हैं कि हमें एक अच्छे इन्वायरमेंट में काम करना चाहिए, हमें एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहना चाहिए। आजकल इन्वायरमेंट ख़राब होता जा रहा है। तो ये जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ कि हर एक ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं उसका क्या है, इन्वायरमेंट है। इसके साथ ही इन्वायरमेंट को अफेक्ट कौन करता है, इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है वेस्ट। जो वेस्ट हम इन्वायरमेंट के अंदर ऐड करते हैं। वेस्ट को अगर हम अपने सराउंडिंग के अंदर देखते हैं तो वो भी डिफरेंट टाइप का हो सकता है। कैसे, अगर आप डिफरेंट टाइप के वेस्ट को कलेक्ट करते हो, जैसे एग्जांपल के लिए आपने फूड एंड वेजिटेबल वेस्ट को इकट्ठा किया, उसके साथ ही पॉलीथीन, रबड़, काउडंग, ETC, इस वेस्ट को इकट्ठा किया। अगर आप इस वेस्ट को कुछ टाइम के लिए सॉइल के अंदर एक गड्ढा खोद के दबा देते हो और ऊपर 10-15 इंच सॉइल रख देते हो तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, इसमें से कुछ वेस्ट, एग्जांपल के लिए फूड एंड वेजिटेबल वेस्ट जो है, उसके साथ ही काउडंग, पेपर, ये जो वेस्ट है कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पॉलीथीन की, रबड़ की, ये जो वेस्ट है वो इन्वायरमेंट के अंदर डिग्रेड नहीं होता। कोई डिग्रेडेशन नहीं होगी, लेकिन ऊपर वाला जो वेस्ट है वो डिग्रेड हो जाता है टाइम के साथ। इसके साथ ही ये जो वेस्ट है उसको डिग्रेड करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एंजाइम्स की। एंजाइम्स किस प्रकार से, जैसे हम फूड कंज्यूम करते हैं, फूड के अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं। एग्जांपल के लिए कार्बोहाइड्रेट हैं, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं। इन सभी न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं। एग्जांपल के लिए कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जांपल है स्टार्च। स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में सबसे पहला जो एंजाइम्स है वो माउथ के अंदर है, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट कर देता है और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिसका नाम है ग्लूकोज, जिसको हम बॉडी के अंदर यूज करते हैं। उसके साथ ही फूड का वो पार्ट जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जिसके लिए हमारे पास एंजाइम्स नहीं है, वो वेस्ट की फॉर्म में हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं।
इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी के अंदर स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं, जैसे सलाइवरी माइलेज है एग्जाम्पल के लिए, जो स्पेसिफिक टाइप के न्यूट्रिएंट्स के ऊपर ही स्पेसिफिक टाइप के फूड को ही डाइजेस्ट कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे स्टार्च है, हमारी बॉडी का सलाइवरी माइलेज सिर्फ स्टार्च को ही डाइजेस्ट कर सकता है, किसी और न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट नहीं करेगा, ना कि फैट को, ना कि प्रोटीन्स को, ना कि अदर न्यूट्रिएंट्स को। इसलिए हम बोल सकते हैं कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के फूड को यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम डिकम्पोजर्स की बात करें, जो डिकम्पोज करते हैं वेस्ट को, इन डिकम्पोजर्स के अंदर फंजाई इंक्लूड है और बैक्टीरियाज इंक्लूड है। ये बैक्टीरिया और फंजाई के पास स्पेशल एंजाइम्स होते हैं जो किसी भी वेस्ट के न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं, जिससे वेस्ट क्या होगा, डिग्रेड होगा। अब क्या ये जो डिकम्पोजर्स हैं वो सभी टाइप के वेस्ट को डिकम्पोज कर देंगे? नहीं। जैसा कि मैंने अभी बताया, इनके पास स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं, तो इस स्पेसिफिक टाइप के वेस्ट को ही डिग्रेड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने वेस्ट की बात की थी, उस वेस्ट में से कुछ ही वेस्ट जो है डिग्रेड हो पाता है, अदर वेस्ट डिग्रेड नहीं हो पाता। इसलिए जो वेस्ट डिग्रेड होगा उनको कौन डिग्रेड करेगा? एंजाइम्स। एंजाइम्स किस में हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। और इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं? वेस्ट को डिग्रेड करते हैं। तो ऐसे वेस्ट को क्या बोलेंगे हम? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या हुआ? लिविंग्स के द्वारा जो डिग्रेड हो उसके उस वेस्ट को हम क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ऐसे ही इसमें एग्जाम्पल क्या होंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर? जैसे कि पेपर है, जैसे कि काउडंग है, वेजिटेबल वेस्ट है, ETC। अदर जो वेस्ट है जो डिग्रेड नहीं हो पाता उसको बोलते हैं बायो नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि पेपर है, पॉलीथीन है, उसके साथ ही रबड़ है। इनको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स नहीं है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास, डिकम्पोजर्स के पास, इसलिए ये डिग्रेड नहीं हो पाते। तो इनको बोलते हैं हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। मतलब एक ऐसा वेस्ट जो लिविंग्स के द्वारा डिग्रेड नहीं हो सकता। तो दो टाइप का वेस्ट है। कुछ वेस्ट जो है डिग्रेड हो जाता है। एग्जाम्पल रीज़न क्या है कि उनको डिग्रेड करने के लिए डिकम्पोजर्स के पास क्या हैं? एंजाइम्स हैं। और मैंने बताया एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर, कि स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के ऊपर ही काम करते हैं। जैसे कि स्पेसिफिक लॉक की एक स्पेसिफिक की होती है कि एक लॉक जो है एक स्पेसिफिक की से ही खुल सकता है, ऐसे ही एक एंजाइम एक ही सबस्ट्रेट के ऊपर काम कर सकता है। यहाँ पे दो टाइप का वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। आप अपने सराउंडिंग में देखिए और वहाँ से वेस्ट में से बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की लिस्ट बनाइए। प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड डिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इनकी आप लिस्ट बनाइए और लिस्ट के बेस पे आप ये बताइए किस वेस्ट को डिग्रेड होने में कितना टाइम लगता है। ओके, इन्वायरमेंट के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, 2 कंपोनेंट हैं। एक लिविंग कंपोनेंट, दूसरा जो है नॉन लिविंग कंपोनेंट। लिविंग कंपोनेंट को बायोटिक कंपोनेंट भी बोला जाता है।
बायोटिक कंपोनेंट्स क्यों? क्योंकि बायो मीन्स लिविंग, तो ये लिविंग कंपोनेंट है जिसके अंदर हम किसको कंसीडर करते हैं? इसके अंदर रखते हैं हम प्लांट्स को, एनिमल्स को एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। अगर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हैं? यहाँ पे आएंगे हमारे एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, पीएच, ये सारी चीज़ें, ये सभी जो हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं। अब इन्वायरमेंट में क्या है? लिविंग कंपोनेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। प्लांट्स एनिमल के साथ, एनिमल्स प्लांट के साथ इंटरेक्ट करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट और एनिमल के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये तीनों जो बायोटिक कंपोनेंट हैं वो एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर और पीएच के साथ इंटरेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट में। तो बायोटिक नॉन लिव, इसको हम एबायोटिक बोल सकते हैं। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट जो हैं वो एक दूसरे के साथ, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट जो हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इस इंटरेक्शन में क्या होगा? बायोटिक और एबायोटिक एक प्रॉपर सेल्फ सस्टेन सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। सेल्फ सस्टेन जो आत्मनिर्भर है सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कैसे, अगर मैं आपको समझाऊं कि यहाँ पे सॉइल है, सॉइल के अंदर कोई भी प्लांट है, ये ट्री है, इस ट्री, ये ट्री न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेता है? सॉइल से लेगा, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लिए, इन न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के हर एक पार्ट्स में गए। इस ट्री की कोई भी लीफ नीचे फॉल डाउन नहीं, लीफ जैसे ही नीचे फॉल डाउन हुई तो लीफ क्या होगी? लीफ के अंदर न्यूट्रिएंट्स थे, न्यूट्रिएंट्स के साथ लीफ नीचे फॉल डाउन हुई, ठीक है। तो मटेरियल कहाँ फ्लो हुए? सॉइल से प्लांट्स के अंदर, प्लांट से लीफ के अंदर, और लीफ जो है नीचे फॉल डाउन होगी। अब अगर इस लीफ के न्यूट्रिएंट्स वापस सॉइल में ना जाएं, अगर ये लीफ वापस से डिग्रेड ना हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सॉइल से ख़त्म हो जाएंगे। तो होता क्या है कि ये जो लीफ है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इसको डिग्रेड करेंगे लीफ को। लीफ डिग्रेड हुई तो सारे के सारे न्यूट्रिएंट वापस से सॉइल में, सॉइल से फिर से रिसाइकल हो गए। इसके बाद नेक्स्ट वन जो एग्जांपल है कि मान लो इस प्लांट का कोई भी लीफ या फिर कोई भी फ्रूट किसी एनिमल ने खाया, एनिमल्स के अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट के अंदर थे वो कुछ न्यूट्रिएंट एनिमल के पास गए। अब एनिमल्स ने जो भी वेस्ट रिलीज किया, एक्सक्रीट आउट किया, वो वेस्ट को क्या कर दिया जाएगा? डिग्रेड। डिग्रेड कौन करेगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड करेंगे। वापिस ये न्यूट्रिएंट कहाँ चले जाते हैं? सॉइल के अंदर, सॉइल से फिर से ट्री के अंदर। ऐसे ही एनिमल अगर डाई अप होता है, एनिमल डाई हुआ, डाई होने के बाद इसको डिग्रेड कौन करेगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिग्रेड करके वापस से जो इसके अंदर न्यूट्रिएंट थे वो किसके अंदर डाल देंगे? सॉइल के अंदर। तो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग हो रही है। ऐसे ही प्लांट जब डाई अप हुआ, प्लांट का कोई पार्ट डाई अप हुआ, उसको भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर देते हैं? डिग्रेड कर देते हैं, वापस से न्यूट्रिएंट फिर से प्लांट के पास चले जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे सॉइल, वाटर, एयर, ट्री, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सभी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक सेल्फ सस्टेन सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का मतलब क्या हुआ? इको मीन्स इन्वायरमेंट, सिस्टम मीन्स सिस्टम, इन्वायरमेंट का सिस्टम। इसमें चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या थे? जैसे कि मैंने आपको बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल बताया, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके साथ ही इकोसिस्टम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट हैं, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट, जिनको कई बार पूछा जाता है। इसको आप समझ सकते हो, इकोसिस्टम सेल्फ सस्टेन सिस्टम है। यहाँ पे कोई भी इंटरफेयर नहीं है कि कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म, कोई बड़ा लार्ज ऑर्गेनिज्म इसको रेगुलेट कर रहा हो, नहीं। ये सेल्फ सस्टेन सिस्टम है जो अपने आप चलता है इन्वायरमेंट के अंदर। तो इको मीन्स इन्वायरमेंट, सिस्टम मीन्स सिस्टम। इन्वायरमेंट के अंदर ये सेल्फ सस्टेन सिस्टम है जो प्रॉपर वे से काम करता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट जो हैं एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। तो दोनों कंपोनेंट्स में आपने ये एग्जांपल से याद रखने हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के आपने एग्जांपल से याद रखने हैं। तो इस प्रकार से इकोसिस्टम जो है वो काम करता है। इकोसिस्टम के अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो इकोसिस्टम 2 टाइप्स का है। 2 टाइप्स किस प्रकार से? इकोसिस्टम जो है वो नेचुरल हो सकता है या फिर आर्टिफिशियल हो सकता है।
नेचुरल की अगर हम बात करते हैं तो नेचुरल इकोसिस्टम का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे नेचर ने उस इकोसिस्टम को सस्टेन किया है, पहले से ही है, ह्यूमन का उसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। एग्जाम्पल के लिए कोई भी फॉरेस्ट है, कोई भी ओशियन है, कोई भी लेक है, तो ये सभी क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम है। आर्टिफिशियल के अंदर क्या आते हैं कि आर्टिफिशियल को कौन मेंटेन करता है, ह्यूमन बीइंग मेंटेन करते हैं। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में क्या आएंगे, जितने भी फील्ड हैं, कोई भी एक्वेरियम है, तो ये सभी किस में आते हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर आते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट जो रिसाइकल करता है वो कौन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करेंगे। लेकिन आर्टिफिशियल में कोई भी न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग नहीं होती, बल्कि यहाँ पे क्या होता है, आर्टिफिशियल वे से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे यहाँ पे ये जो है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम उसको ह्यूमन बीइंग रेगुलेट करता है। तो इकोसिस्टम की डेफिनेशन, इकोसिस्टम के डिफरेंट टाइप्स जो हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहते हैं, और इसके साथ ही डिफरेंट कंपोनेंट्स भी इकोसिस्टम के जो हैं पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर अप करेंगे। थैंक यू।